तो अब देखो अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, क्लबिंग ऑफ इनकम और डिम्ड इनकम का। क्लबिंग इनकम का ये चैप्टर किस लिए ऐड किया गया है? देखो नॉर्मली अपन ने अभी तक क्या पढ़ा कि जो टैक्स होता है वो जिस भी व्यक्ति की इनकम होती है नॉर्मली टैक्स वो ही करता है। मीन्स जो अर्न करता है टैक्स भी वही पे करता है। लेकिन अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि इनकम तो अर्न तो कर रहा है कोई हो, पे टैक्स पे कर रहा है कोई और। मीन्स ये एक एक्सेप्शनिस्ट चैप्टर हो जाएगा अपने लिए कि दूसरे व्यक्ति की इनकम पर कोई थर्ड पर्सन ही टैक्स पे करेगा। तो क्लबिंग इनकम का मीन्स क्या होगा? किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम एसएससी की इनकम में इंक्लूड करना। या फिर दूसरा कौन सा बता रहा है अपन को? डिम्ड इनकम। डिम्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं तो क्लबिंग ऑफ इनकम नाम से भी। डिम्ड इनकम को मीन्स क्या हो गया कि किसी भी दूसरे पर्सन की इनकम को मेरी खुद की इनकम मानकर मैं टैक्स पे करूंगा उसको। ठीक है। तो अब देखो क्लबिंग का जनरल मीनिंग मैंने बताया कि नॉर्मली तो अपन जो टैक्स पे करता है वो जो इनकम अर्न करता है वो ही टैक्स पे करता है। लेकिन इस चैप्टर में कुछ एक्सेप्शन बताएगा कि इन इन लोगों को अगर इनकम हुई है तो उस पे लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए ऐसी। तो देखो इसका जनरल मीनिंग क्या बता रहा है? जनरली एन एसएससी इज टैक्स्ड। नॉर्मली कौन टैक्स पे करता है? एक एसएससी पे करता है ऑन इनकम अक्रूइंग टू हिम। जो भी इनकम वो खुद कमाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, जो भी इनकम मैं कमाऊंगा तो उस पे टैक्स भी कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा। एंड ही इज नॉट लायबल टू टैक्स फॉर इनकम ऑफ अनदर पर्सन। मीन्स कि मैं लायबल नहीं हूँ किसके लिए? किसी दूसरे पर्सन की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए मैं लायबल नहीं हूँ। लेकिन अब अपन को कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन बताएगा कि वहां पे मेरे को दूसरे व्यक्ति की इनकम पे भी टैक्स मेरे को देना पड़ेगा। अब क्या बता रहा है? हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है टू द अबोव रूल। अबोव रूल कौन सा होगा? जो ऊपर वाली लाइन में अपन ने पढ़ा है। क्या पढ़ा अपन उनने ऊपर वाली लाइन में? कि जो भी इनकम अक्रू करता है वही नॉर्मली टैक्स पे करता है। तो उसका एक एक्सेप्शन बता रहा है अपन को अबोव रूल का। व्हेन इनकम ऑफ व्हेन इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी। कि जब कि दूसरे व्यक्ति की इनकम को अपन असेसी की इनकम मानकर टैक्स पे करते हैं। तो उसके लिए अपन को देखो कौन कौन से पॉइंट बता रहा है। सेक्शन 60 to 64 डील विद द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम विच आर एज फॉलोइंग। सेक्शन अपन को बता रहे हैं 60 to 64। जो भी अपन सेक्शन 60 to 64 पढ़ेंगे वो अपन को बताएगा क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में कि एक एसएससी की इनकम में कौन कौन सी इनकम अपन हम लोग क्लब करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले अपन को बता रहे हैं सेक्शन 60 में अपन को क्या बता रहा है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट्स। मीन्स जैसे मैं हूं, मैंने क्या कर दी? ट्रांसफर ऑफ इनकम तो ट्रांसफर कर दी लेकिन ट्रांसफरिंग असेट्स नहीं की। मीन्स असेट्स को ट्रांसफर किए बिना मैंने कोई इनकम ट्रांसफर कर दी। जैसे मेरा कोई भी घर है, मेरा घर मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, लेकिन मेरे घर से होने वाली इनकम मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। किसको? जैसे मेरे फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर रहा हूँ कि इस घर से जो भी इनकम आएगी वो तुरंत टैक्स की। तो इनकम टैक्स अपन को क्या बोलता है कि अगर बिना सेट्स का ट्रांसफर किए अगर आप लोग इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको हम आपकी इनकम में क्लब कर देंगे। मीन्स जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने किसको ट्रांसफर कर दी? मैंने प्रॉपर्टी को तो ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मैंने क्या इनकम ट्रांसफर कर दी कि जो भी मेरी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगी किसको मेरे मेंबर्स को ट्रांसफर कर दी। तो इनकम टैक्स बोलता है अपन बोलते हैं कि इस प्रकार अगर विदाउट ट्रांसफरिंग असेट्स आप इनकम का ट्रांसफर करोगे तो वो डिम्ड इनकम होगी किसकी? एसएससी के लिए। और एसएससी की इनकम में क्लब हो जाएगी, फिर एसएससी टैक्स पे करने के लिए लायबल रहेगा। तो अब देखो सबसे पहला क्या बता रहा है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स। इन एसेट्स एक ट्रांसफर द राइट ऑफ रिसीविंग इनकम।
वो क्या ट्रांसफर कर देता है, राइट ट्रांसफर कर देता है कि रिसीविंग इनकम। अगर एक ऐसी इनकम रिसीव करने का ट्रांसफर, इनकम रिसीव करने का राइट ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम एसेट्स, मेरे खुद के एसेट से अगर मैं किसी दूसरे को राइट ट्रांसफर कर दूं, किसका, इनकम का, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट्स, बिना एसेट्स का ट्रांसफर किए टू अदर ट्रांसफर। सर तो वॉइस इस ब्रेक हो प्रकार रही है के आपकी सर। ब्रेक हो रही है। हाँ सर, हो तो रही थी, अब तो नहीं हो रही। ओके, तो देन सच ट्रांसफर इज नॉट वैलिड ट्रांसफर, इट मींस इस प्रकार के ट्रांसफर को हम वैलिड नहीं मानेंगे। एंड द इनकम रिसीव्ड बाय द पर्सन, जो इस प्रकार की इनकम रिसीव करेगा, विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ सच एसएससी, तो वो एसएससी की इनकम में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, और एसएससी को ही उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि जैसे मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, वो मैंने रेंट पे दे रखी है, तो रेंट पे दे रखी है, अब मैंने क्या, मेरे फैमिली मेंबर को क्या बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी रहेगी, प्रॉपर्टी में ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे जो भी रेंटल इनकम होगी वो आप लोग ले लेना। मीन्स मैं टैक्स की चोरी करने के लिए वो इनकम ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ऐसी अगर इनकम मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट्स, वो इनकम एसएससी के में इंक्लूड हो जाएगी और एसएससी टैक्स के लिए लायबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताया, एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ द राइट टू रिसीव रेंट विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ हाउस, हाउस का ओनरशिप ट्रांसफर किए बिना ही मैंने इनकम का ट्रांसफर कर दिया। तो बताओ इसमें कोई डाउट है तो सेक्शन 60 में, कि जब कोई पर्सन या फिर कोई एसएससी बिना एसेट्स का ट्रांसफर किए इनकम को ट्रांसफर कर देता है किसी अदर पर्सन को, तो टैक्स के लिए लायबल कौन रहेगा, जो एसएससी रहेगा। एसएससी मींस जिसने ओनर। इनकम का ट्रांसफर किया है, जिसने इनकम का ट्रांसफर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसफर किया तो मैं ही टैक्स पे करने के लिए लायबल रहूंगा। यस सर। ठीक है। यस सर। दूसरा आ रहा है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। रिवोकेबल ट्रांसफर एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, सर जो ऐसे ट्रांसफर किया था उसको रिवोक कर लिया। तो अब अपना नेक्स्ट आ रहा है रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर का जनरल मीनिंग क्या होता है कि मैंने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर दी लेकिन वो परमानेंट ट्रांसफर ना की। जैसे मैंने आपको जीएसटी पढ़ाते टाइम में एक एग्जांपल दिया था, जैसे आपको मेरी किसी भी कार या मेरी किसी भी प्रॉपर्टी की नीड है, तो आपने क्या बोला कि सर हमें कुछ टाइम के लिए वो प्रॉपर्टी दे दो, तो मैंने वहां पे क्या बोला था कि हाँ कुछ टाइम के लिए या आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। मीन्स आपको वो राइट नहीं दिया, उसका टाइटल नहीं दिया है। मैंने क्या किया कि वो जो प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर की है उसका राइट मेरे अपने पास रख लिया। कौन सा राइट, कि ये प्रॉपर्टी मैं आपसे कभी भी वापस ले सकता हूँ, हो सकता है 2 साल में ले लूं, 4 साल में ले लूं, 10 साल में ले लूं। तो इट मीन्स मैंने वो प्रॉपर्टी का राइट नहीं ट्रांसफर किया, जो प्रॉपर्टी रिटेन का राइट है वो मैंने खुद अपने पास रख लिया। तो इस प्रकार के ट्रांसफर को अपन बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर। अब देखो इसमें क्या बताया, इफ एन एसेसी ट्रांसफर इज एसेट्स, अगर कोई भी एसेसी ट्रांसफर करता है, क्या हिज एसेट्स, अपने एसेट्स को ट्रांसफर करता है विद कंसिडरेशन, मैंने कंसिडरेशन तो ले लिया आपसे। जैसे आपने बोला कि सर आपकी कार मेरे को खरीदनी है, मैंने बोला कि हाँ खरीद लो, मैंने बोला कि 5 लाख रुपए लूंगा, बोला ठीक है दे दूंगा। तो अब मैंने आपको वो ट्रांसफर करते टाइम मैंने क्या बोला कि मैं आपको ये ट्रांसफर तो कर रहा हूँ मेरी कार, लेकिन ये इन फ्यूचर में वापस कभी भी ले सकता हूँ। इट मीन्स आपका कंसिडरेशन आपको वापस दे दूंगा और ये कार मेरी मैं वापस ले लूंगा। इट मीन्स आपको केवल यूज करने का राइट दिया है इसका। इट मीन्स मैंने जो ओनरशिप नहीं राइट है दिया। कि, ओनरशिप राइट नहीं दिया। इट मीन्स मैंने इसका रिटेन करने का पोजीशन अपने पास रख लिया कि इन फ्यूचर में वापस ये प्रॉपर्टी कभी भी ले सकता हूँ। तो इस प्रकार का ट्रांसफर क्या होगा, रिवोकेबल ट्रांसफर होगा। तो इफ एन एसेसी ट्रांसफर ओके सर। हिज एसेट्स,
अगर कोई भी ऐसी अपने शेयर को ट्रांसफर कर विद कंसिडरेशन मीन्स मैंने पैसे लेकर आपको ट्रांसफर किया है टू एनी अदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, बट ही रिटेन मीन्स कि वह रख लेता है। कौन रख लेता है? एसएससी मीन्स मैं रख लेता हूँ। द राइट टू रिपर्चेस मीन्स वापस लेने का अधिकार मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूँ मैं ये इन फ्यूचर वापस ले। जैसे का राइट किसने कर लिया? रिटेन कर लिया, एसएससी ने वापस रख लिया। द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रिटेन द राइट टू रिगेन, कि वही प्रॉपर्टी मैं वापस ले लूंगा आपसे। इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी राइट टू रिगेन द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी। मीन्स आपकी जो लाइफ टाइम है, आपके जीते जी मैं वो प्रॉपर्टी कभी भी वापस ले सकता हूँ। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफर होगा वो होगा रिवोकेबल ट्रांसफर। मीन्स जैसे मेरे पास मेरी हाउस प्रॉपर्टी थी, मेरी हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपको बेच दी एक बार, लेकिन बेचते टाइम मैंने क्या बोला कि आप मेरे को 10 लाख रुपए दे दो और ये मेरी प्रॉपर्टी ले लो। लेकिन मैंने एक कंडीशन जोड़ दी साथ में। कौन सी कंडीशन? कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आज आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ ये इन फ्यूचर मैं वापस आपसे कभी भी ले सकता हूँ। हो सकता है 2 साल बाद लूं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितने भी टाइम पीरियड बाद लूं। मीन्स आपके जीते कभी भी ले सकता हूँ, जब तक आप हो तब तक वो वापस से ले सकता हूँ। तो इस प्रकार का जो भी ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? रिवोकेबल ट्रांसफर होगा। और रिवोकेबल ट्रांसफर से अगर कोई भी इनकम होगी तो वो किसके लिए उस पे टैक्स पे करने के लिए कौन लायबल होगा? एसएससी खुद ओनर, होगा। जैसे मैंने एसएससी। हाउस प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी, लेकिन अब जो भी इनकम आपको हो रही है उस पे टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन रहेगा? एसएससी मीन्स मैं खुद रहूंगा। ठीक है। ओके सर। तो ट्रांसफर इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। इस प्रकार का जो ट्रांसफर होगा उसे अपन रिवोकेबल ट्रांसफर बोलेंगे। एंड सच इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। तो इस प्रॉपर्टी से या फिर इस प्रकार के ट्रांसफर से जो भी इनकम होगी उस पे टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होगा? एसएससी मीन्स जो ट्रांसफरर है। मीन्स जो मैंने ट्रांसफर किया है तो मैं ट्रांसफर हो गया तो मैं लायबल रहूंगा उसके लिए। लेकिन इसका देखो एक एक्सेप्शन भी बताया। एक एक्सेप्शन क्या बताया कि इस एक्सेप्शन को अपन रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कौन सा एक्सेप्शन बताया? कि ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल। इस प्रकार का ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं माना जाएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी। अगर मैंने आपकी लाइफ टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी वापस ली है तो उसको अपन क्या नहीं मानेंगे? रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। मीन्स जैसे प्रॉपर्टी एक्स को दी थी, अगर एक्स के जीते जी या फिर उसकी लाइफ टाइम तक मैंने वो प्रॉपर्टी वापस लेने का राइट नहीं रखा और मैं उसके मरने के बाद वो वापस ले रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को या फिर ऐसे ट्रांसफर को अपन रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो ऐसे ट्रांसफर से जो भी इनकम होगी वो किसके रिवोकेबल लिए उस पे टैक्स करने के लिए लायबल कौन रहेगा? ट्रांसफरी लायबल होगा। ट्रांसफर बोलता। तो इसमें कोई यस डाउट है सर। सेक्शन 61 में? नो सर। सर ये अब उसके सेकंड वन बाद जो आ है, रही ट्रांसफर है, मेड बिफोर 1 अप्रैल 1927। ये कट कर दो, ये अभी वैलिड नहीं है अपने लिए। उसके बाद थर्ड सेक्शन आ रही है अपनी सी पॉइंट में। सेक्शन आ रही है 64(1) 64 का क्लास 1 सब क्लास सेकंड। ये किस प्रकार की सेक्शन आ रही है? कि जैसे मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, उसी कंपनी में मैंने क्या ले रखा है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट ले रखा है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मीन्स क्या होता है? कि उसी कंपनी में मैंने वोटिंग पावर ले रखा है। कितना वोटिंग पावर? 20% और मोर, या 20% या 20% से ज्यादा वोटिंग पावर ले रखा है, मीन्स इक्विटी शेयर ले रखा है। या फिर किसी पार्टनरशिप में मैं 20% से ज्यादा प्रॉफिट के लिए यस। लायबल हूँ, मीन्स 20% प्रॉफिट लेने का भागीदार हूँ। तो इस प्रकार का जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको अपन बोलेंगे सबस्टांशियल इंटरेस्ट। तो अगर रेमुनरेशन मिल रहा है किसको? स्पाउस को। स्पाउस मीन्स जीवन साथी को, फ्रॉम ए कंसर्न एक संस्था से, मीन्स एक कंपनी से, इन विच द एसएससी हैज सबस्टांशियली इंटरेस्ट। मीन्स मेरा जैसे एक्स वाई कोई कंपनी है, उस कंपनी में सबस्टांशियली इंटरेस्ट है।
मीन्स मैंने 20% से ज्यादा वोटिंग पावर ले रखा है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डिंग कर रखी है मैंने। तो अगर उसी कंपनी में मेरी स्पाउस जॉब करती है, तो मेरी स्पाउस को जो भी रेमुनरेशन मिलेगा या फिर कमीशन फीस मिलेगा, उस पे टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन रहेगा? तो इनकम टैक्स बोलता है अगर आप किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हो और उसी कंपनी में अगर आपकी स्पाउस काम करती है या फिर जॉब करता है स्पाउस, तो उसके इनकम या फिर उसको जो भी इनकम कमीशन या फीस या रेमुनरेशन के रूप में मिलेगी, उस पे टैक्स पे करने के लिए सर आप खुद लायबल होंगे। मीन्स जो असेसी रहेगा, जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो लायबल रहेगा। जैसे अब देखो इसमें क्या बताया, इफ एसएससी हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर एसएससी के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है इन एनी कंपनी, या तो किसी कंपनी में या फिर किसी कंसर्न में एंड एनी अमाउंट और एनी अमाउंट बाय वे ऑफ सैलरी, या तो सैलरी के रूप में या फिर कमीशन के रूप में या फिर फीस या फिर रेमुनरेशन के रूप में, इज पेड, वो चुकाई जा रही है किसको? हिज या हर स्पाउस को। मीन्स जैसे मैं एक्स कंपनी में क्या हूँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हूँ, कंपनी में मेरी स्पाउस काम करती है, तो वहां पे अगर उसको कोई भी पेमेंट मिल रहा है, कोई भी पेमेंट लाइक हो सकता है, कमीशन हो सकता है, फीस या रेमुनरेशन, तो जो भी पेमेंट उसको मिल रहा है कमीशन फीस, उस पे लायबल कौन रहेगा? मैं रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि उस सिचुएशन में ऐसा माना जाता है कि उसको जो जॉब मिली है वो मेरे भी हाथ पे मिली है। मेरे भी हाथ पे क्यों मिली है? क्योंकि मैं उस कंपनी में या फिर उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हूँ और उसको जॉब मेरी वजह से मिली है। तो जो भी उसको रेमुनरेशन मिलेगा उस पर टैक्स पे करने के लिए एसएससी लायबल होगा। तो कमीशन फीस और रेमुनरेशन इज पेड टू हिज हर स्पाउस फ्रॉम सच कंसर्न, तो उस कंसर्न से जो भी उसको रेमुनरेशन दिया जाएगा वो अनरीजनेबली होगा, मीन्स अनुचित होगा, वो अनरीजनेबली माना जाएगा। देन इट विल बी इंक्लूडेड, तो इसको अपन इंक्लूड कर देंगे किसमें? इन द इनकम ऑफ एसएससी, एसएससी की इनकम में इंक्लूड करते हुए एसएससी के लिए वो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। अब अपन को बता रहे सबस्टांशियल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो सबस्टांशियल इंटरेस्ट का मीनिंग होता है, इंटरेस्ट मीन्स इफ एनी पर्सन होल्ड, अगर किसी व्यक्ति ने होल्ड कर रखे हैं 20% और मोर इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर मैंने किसी कंपनी में 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग कर रखी है, 20% से ज्यादा उसके इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो उसके लिए उस कंपनी में मैं क्या हूँ? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हूँ। या फिर यस सर। एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर में मैं 20% से ज्यादा शेयर करी। या फिर सेकंड ऑप्शन अपन को क्या बता रखा है? 20% और मोर द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर कंसर्न, या फिर मैं किसी फर्म या कंसर्न, या तो हो सकती है कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर अनदर कोई कंसर्न, जिसमें मैं 20% प्रॉफिट का पार्टिसिपेटर हूँ, मीन्स मेरा 20% का प्रॉफिट मुझे मिलता हो। तो इस प्रकार का जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको अपन बोलेंगे सबस्टांशियल इंटरेस्ट। तो इसी सिचुएशन में अगर सबस्टांशियली ओके सर। इंटरेस्ट इंटरेस्ट की कंडीशन में जो भी स्पाउस को रेमुनरेशन मिलेगा वो किसमें इंक्लूड हो जाएगा? वो हो जाएगा इसमें एसएससी की इनकम में इंक्लूड हो जाएगी वो इनकम पूरी की पूरी। लेकिन अगर अपने पास दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर स्पाउस हस्बैंड वाइफ दोनों का ही अगर सबस्टांशियल इंटरेस्ट हो तो क्या करेंगे? जैसे मेरा भी एक्स कंपनी में सबस्टांशियल, मैंने भी 20% से ज्यादा शेयर होल्ड करे हैं और मेरी स्पाउस ने भी कर रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कौन टैक्स पे करेगा और किसकी इनकम में वो क्लब मानी जाएगी? तो ऐसी इनकम में, ऐसी सिचुएशन में वो जो भी इनकम होगी वो किसकी इनकम में क्लब हो जाएगी? वो उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी जिसकी इनकम ग्रेटर है। मीन्स अच्छा। सैलरी के अलावा जिसकी हायर। इनकम ज्यादा होगी उसी की इनकम में वो क्लब मानी जाएगी। तो अब देखो इसमें क्या बताया, वेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सबस्टांशियल इंटरेस्ट, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास सबस्टांशियल इंटरेस्ट है इन एक कंसर्न में, देन रेमुनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न, तो इस प्रकार से उस कंसर्न मिलने वाला रेमुनरेशन बी इंक्लूडेड इन दैट इनकम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, तो वो किसकी इनकम में इंक्लूड होगा?
या तो हस्बैंड की इनकम में, या फिर वाइफ की इनकम, टोटल इनकम इज हायर। जैसे जैसे एक्स कंपनी में हम दोनों क्या हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उसी कंपनी से मेरे को तो मिल रहा है कि मेरी टोटल इनकम कितनी है, 5 लाख रुपए है, अदर देन सैलरी के। और मेरी वाइफ की, स्पाउस की इनकम कितनी है, टोटल इनकम उसकी है 4 लाख रुपए। तो अब जो भी, जैसे हम दोनों को सैलरी मिली है 3-3 लाख रुपए, तो ये जो भी सैलरी मिलेगी ये इसकी इनकम में इंक्लूड करेंगे अपन, इन दोनों में से। इन दोनों में से सर जिसकी 5 लाख। सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन के अलावा जिसकी भी टोटल इनकम एक्सीड होगी, हायर होगी, उसी की इनकम में इंक्लूड कर देंगे। मीन्स जो ये 6 लाख रुपए अपन को मुझे मिले हैं हम दोनों को, वो मेरी ही इनकम में इंक्लूड होकर मुझे ही उनपे टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। ऐसे थर्ड पॉइंट समझ में। यस सर, आ गया। अब देखो इसमें एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूं मैं। जैसे ये यहाँ पे अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, जैसे जैसे अपन ने ये पढ़ा 20% और मोर। ये 20% और मोर कौन कौन परचेज कर सकता है, मतलब कौन कौन होल्ड कर सकता है। तो इसमें देखो, जो अपन ने कैपिटल गेन अदर सोर्स में रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, वही डेफिनेशन अपन को यहाँ पे काम में आएगी। मीन्स या तो हो सकता है मैंने होल्ड कर रखे हो, एसएससी कौन है, मैं, तो एसएससी ने होल्ड कर रखे हो, या फिर एसएससी के किसी रिलेटिव ने होल्ड कर रखे हो। जैसे मेरा कोई भी ब्रदर है, उसने होल्ड कर रखे हो, सिस्टर ने होल्ड कर रखे हो, पेरेंट्स ने होल्ड कर रखे हो। तो अगर हम सब लोगों का मिलाकर 20% से एक्सीड है, तो वो क्या माना जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। सर मिलाकर अब भी या फिर इंडिविजुअल भी? नहीं मिला हो जाएगा। इंडिविजुअल अगर मैंने 20% जो नहीं किधर का, सर जैसे आवाज फॉर break हो रही एग्जांपल, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। नहीं सर, नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल 5% तो मैंने खरीद लिए, किसने, एसएससी ने। 5% ही किसने, मेरे भाई ने खरीद लिए, ब्रोदर ने। 5% ही किसने खरीद लिए, मेरी सिस्टर ने। और 5% ही मेरे पेरेंट्स ने होल्ड कर रखे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, मेरा इंडिविजुअली तो 20% और मोर नहीं, लेकिन इन सबका एग्रीगेट 20% से ज्यादा है या नहीं है, 20% है या नहीं है। यस सर। तो इस प्रकार से मैं क्या रखता हूँ, उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हूँ। और सर अगर ऐसा हुआ कि उस आपने नहीं होल्ड करके रखा है, सिर्फ आपके किसी एक फैमिली मेंबर ने 20% होल्ड करके रखा है, तो फिर? हम्म तो वो फिर मेरे फैमिली मेंबर पे लागू हो जाएगा वही प्रोविजन। अगर मैंने होल्ड ना कर रखे तो मेरे पे कहाँ से एप्लीकेबल होगा वो। ओके सर, ठीक अगर है। मैंने होल्ड ही ना किए तो वो तो मेरे फैमिली मेंबर पे एप्लीकेबल हो जाएगा फिर। जैसे मेरे पापा ने, मेरे फादर ने अगर 20% से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं, तो ये प्रोविजन उन्हीं पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यस सर, ठीक है। आगे क्या बताया इसमें, However, income generated through technical or professional qualification of the spouse will be not clubbed. जनरली अपन ने क्या पढ़ा कि जो भी स्पाउस को इनकम मिलेगी वो एसएससी की इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे अपन को एक एक्सेप्शन बता रहा है। वो एक्सेप्शन क्या बता रहा है, कि जो भी स्पाउस है उसको जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है वो उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रहा है, तो उसको अपन क्लब नहीं करेंगे। जैसे मेरी स्पाउस क्या है, सीए है, वो मैं उस कंपनी में क्या 20% से ज्यादा इक्विटी शेयर भी रखता हूँ। लेकिन अगर मेरी वाइफ या फिर स्पाउस जो है, वो उसका क्या है कंपनी में, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे जॉब कर रहे हैं वहां पे। तो अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे जॉब कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनको मिलने वाला जो रेमुनरेशन होगा वो मेरी इनकम में इंक्लूड ना होके उनको खुद को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली तो अपन ने पढ़ा कि एसएससी की इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी स्पाउस ने 5 लाख रुपए में सी, जैसे फॉर एग्जांपल वो सीए है, और उन्होंने 5 लाख रुपए पर एनम में कंपनी को ज्वाइन कर रखा है, तो ये जो 5 लाख रुपए की इनकम होगी वो एसएससी की इनकम में इंक्लूड ना होके
जो स्पाउस होगी उसी को टैक्सेबल टैक्स पे करना पड़ेगा इस पे। ओके। ओके सर। यस उसके सर। बाद डी पॉइंट आ रहा है। डी पॉइंट में अपन को क्या बता रहा है, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। अब देखो क्या चौथा पॉइंट अपने पास क्या आ रहा है कि इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। अब मेरे पास कोई भी एसेट्स है, वो एसेट्स किसको ट्रांसफर कर दी मैंने, वो मैंने मेरे स्पाउस को ट्रांसफर कर दी। और क्या बोला कि इस भी एसेट से जो भी इनकम होगी वो आप रख लेना। तो इस प्रकार से इट मीन्स क्या हुआ कि मैं टैक्स की चोरी कर रहा हूँ। तो इनकम टैक्स या फिर गवर्नमेंट अपन को क्या बोलता है कि अगर आपने स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर की है और एसेट्स की इनकम ट्रांसफर की है, तो जो भी इनकम रहेगी उस एसेट्स की, वो एसएससी की इनकम में क्लब हो जाएगी वो, और फिर एसएससी उस पे टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। यस सर। तो अब इसमें क्या बताया है, इफ एन एसएससी ट्रांसफर हिज एसेट्स, अगर कोई एसएससी अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर देता है विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन। ओके। हाँ ओके। इफ एन एसेट, मैं कोई भी मेरी एसेट है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ किसको, स्पाउस को, विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, मींस उसका प्रतिफल नहीं ले रहा हूं मैं, विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन। जैसे मेरी कोई भी 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, मैंने उनसे 10 लाख रुपए लिए भी नहीं, मेरी स्पाउस को ट्रांसफर कर दी वो प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी से जो स्पाउस को इनकम होगी उस पे टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन होगा, लायबल रहे उस पे। ठीक है। या फिर यस या तो सर। मैंने मेरे स्पाउस को ट्रांसफर कर दी वो, या फिर मेरे स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसी अदर को ट्रांसफर की कर दी मैंने। लाइक हो सकता है मेरे ब्रदर इन लॉ को कर दियो, सिस्टर इन लॉ को कर दियो, फादर इन लॉ को कर दियो। मीन्स उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है, मेरी स्पाउस को मिल रहा है। लेकिन वो असेट्स किसको ट्रांसफर कर दी मैंने, स्पाउस के अलावा किसी अदर थर्ड पर्सन को मैंने ट्रांसफर कर दी। जैसे मेरी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसको मैंने मेरे स्पाउस के बेनिफिट के लिए किसको ट्रांसफर कर दी, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ को ट्रांसफर कर दी। और क्या बोला कि ये असेट्स तो तुम रखो, लेकिन जो इनकम होगी वो किसके पास आएगी, वो इनकम के लिए लायबल कौन रहेगा, स्पाउस लायबल रहेगी वो रिसीव्ड करने के लिए। तो अगर इस प्रकार का कोई भी ट्रांसफर किया गया है, तो उस पे जो भी इनकम होगी वो एसएससी की इनकम में क्लब हो जाएगी, और एसएससी को ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इफ एन एसएससी ट्रांसफर हिज एसेट्स, कोई भी एसएससी ट्रांसफर करता है हिज एसेट्स विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, बिना उचित प्रतिफल के, टू हिज स्पाउस, या तो मैं अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, या फिर अन्य, या तो स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा हूँ या फिर थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूँ, किसके बेनिफिट के लिए, स्पाउस के बेनिफिट के लिए, देन सच ट्रांसफर इज नॉट वैलिड ट्रांसफर, तो इस प्रकार का ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। एंड इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी, तो वो किसकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, एसएससी की इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में क्या बता रहा है आगे अपन को, देयर मस्ट बी रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ बोथ ट्रांसफर ऑफ असेट्स एंड एक्रूअल ऑफ इनकम। अब क्या बता रहा है कि ये जो भी प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर की है, तो करते टाइम हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना जरूरी है। जैसे मैंने ट्रांसफर कर दी किसको, मेरे फियोन्सी को, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फियोन्सी को, और बाद में हम लोग मैरिड हो गए, हम लोगों ने मैरिज कर ली, तो इट मीन्स मैंने प्रॉपर्टी तो की किसको ट्रांसफर की, फियोन्सी को। अब जो इनकम मिल रही है वो किसको मिल रही है, स्पाउस मीन्स वाइफ को मिल रही है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। अगर फियांसी को मैंने ट्रांसफर किया तो उससे ऐसी सिचुएशन में जो भी इनकम होगी उस पे लायबल कौन होगा, फियांसी लायबल होगा। इसमें ये बोलना चाह रहे कि अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ली, ट्रांसफर टाइम उससे भी इनकम हुई है, इन दोनों सिचुएशन में क्या होना चाहिए,
दोनों कंडीशन में उन दोनों के बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर विदाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ट्रांसफर किया है तो वो एसएससी लायबल नहीं। रिलेशनशिप के की है तो लाइफ टाइम जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम होगी उनकी लाइबल रहेगा, उसका वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है सर, क्यों आपकी क्यों नहीं इंक्लूड होगी? क्यों इंक्लूड नहीं सर होगी? क्योंकि क्योंकि जब वो क्योंकि वो इसके लिए नहीं है यस सर, मेरा। यस सर, तो बीच में ब्रेक क्यों हो रही थी। इंक्लूड नहीं? वो इसलिए इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया था उस टाइम पे या फिर उस सिचुएशन में हम दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए वो क्लब नहीं होगी। और ओके, इस प्रकार की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन रहेगा? वो मेरे स्पाउस ही लायबल रहेंगे। ओके सर। बट आगे क्या बताएगी? बट इफ द ट्रांसफर इज मेड विद एडेक्वेट कंसिडरेशन या फिर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट देन इट विल बी नॉट क्लब्ड। इसका मतलब क्या बताया कि मैं जो भी प्रॉपर्टी मेरे स्पाउस ट्रांसफर की है वो किसके बेस पे ट्रांसफर किया है? कंसिडरेशन के बेस पे। मीन्स मैंने इन शॉर्ट बोलूं तो उनको ये प्रॉपर्टी सेल ही कर दी। तो अगर सेल कर दी तो सेल करने के बाद जो भी इनकम रहेगी उस पे एसएससी लायबल नहीं रहेगा, उस पे कौन लायबल रहेगा? स्पाउस ही लायबल रहेगा टैक्स पे करने के लिए। ओके सर, ठीक है। ओके। अभी देखो मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं एंड करके वापस से लिंक भेज रहा हूँ इसका। ओके सर, ठीक है। ओके।